चैत्र नवरात्र पे जयदेश की महाकवरेज। समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित करने वाली पेश है 9 महिला शख्सियतों की कहानी। माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की अपार शक्ति नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। आज की नारी में जहां माँ दुर्गा का ममतामयी रूप सजा है, तो वहीं कुछ और करने का जोश भी निहित है। नारी कभी सृजन करती है और कभी अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर महिषासुर जैसे दानों का संहार करती है। आज की नारी देवी दुर्गा के इन रूपों को साक्षात तौर पर निभा रही है। नारी जब कुछ करने की ठान लेती है तो करके ही मानती है। नारी शक्ति का अवतार है देवी दुर्गा। प्रस्तुत है अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय और अतुलनीय कार्य कर रही, समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित करने वाली 9 महिलाओं शख्सियतों की कहानी स्पेशल जयदेश की महाकवरेज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। तो सेगमेंट या एपिसोड अगर हम कहें तो चल रहा है नवरात्रि का। नवरात्रि में हम 9 ऐसी महिलाओं से आपको रूबरू करा रहे हैं जो कि नारी शक्ति के रूप में कहीं ना कहीं कार्यरत है और उनसे किसी न किसी महिलाओं को ऊर्जा मिलती है और कुछ सीखने की जो है वो उदाहरण मिलते हैं। ऐसी ही एक महिला जिनसे हम आज आपको मिलवाएंगे, उनका नाम है डॉक्टर मुक्ता जी। डॉक्टर मुक्ता जी साहित्य की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिनको आजकल हर कोई जानता है। जैसे कि आपको अगर जानकर हैरानी होगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रपौत्री हैं डॉक्टर मुक्ता जी। तो मुक्ता जी, हमारे चैनल में आज आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। टाइम चल रहा है नवरात्रि का। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के हम एक एपिसोड दिखा रहे हैं जिनमें उन महिलाओं को दिखा रहे हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके अपने नाम कमाए हैं और आगे कुछ नया किया है। तो उन्हीं में से एक आप भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की, और आपने यहाँ तक जो कदम आगे लेकर के आई हैं उसके लिए। तो मैम, किस तरह से शुरुआत किया आपने? पहले तो अपने बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। लेखन की शुरुआत तो मैंने बचपन से की थी, कविता से। और लेकिन चूंकि मैं विज्ञान की छात्रा थी तो ज़्यादा समय मुझे पढ़ाई में देना पड़ता था। तो हमें आईटी था, बाद में आईआईटी हुआ है। आईटी बीएचयू था मेरे समय में। आईटी से डायरेक्ट डायरेक्शन आपका साहित्य की तरफ? तो आईटी बीएचयू से मैंने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की थी और वहाँ मैं हॉस्टल में उन दिनों रहा करती थी। तो वहाँ से मतलब जब थोड़ा टाइम मिलता है, मैंने कविताएं तो फिर से वहीं शुरू की लिखनी, जो बाद में प्रकाशित हुई। और हॉस्टल के बैकग्राउंड पर मैंने एक कहानी लिखी थी, कैक्टस भरी जिंदगी, जो बाद में प्रकाशित हुई। क्योंकि मैं प्रकाशन के लिए नहीं भेजती थी, मेरे पास इतना समय नहीं होता था पढ़ाई के दौरान कि मैं और कुछ गतिविधियों में लगूं। हाँ, एक बात है कि मैंने एक तरह से बचपन से ही नृत्य की भी शिक्षा ली थी, कथक। तो मैं ये कोशिश करती थी कि जैसे जब मैंने यहाँ मैं बीएचयू में थी तो मैंने उससे पहले ही मैंने प्रभाकर कर लिया था। और वो मेरा एक मतलब घर में ही समझिए प्रैक्टिस तो मतलब रेगुलर उसकी चलती रहती थी, लेकिन पब्लिक परफॉर्मेंस इस तरह मैंने नहीं दी क्योंकि मुझे घर का वो था थोड़ा सा, घर का वो मतलब वातावरण ऐसा नहीं था कि आप बाहर लेते कि मतलब बाहर पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन घर में कोई रोक नहीं थी। तो ऐसे है कुछ हम कॉलेज में स्कूल में जो परफॉर्मेंस देते थे, इस तरह ऐसा कोई रोक नहीं थी। हमारी माँ को बहुत शौक भी था। तो और माँ ने मुझे जो साहित्य में पढ़ने में भी उन जो रुचि मेरी हुई वो माँ के कारण हुई, क्योंकि माँ जो मेरी प्रिंसिपल थी जीजीआईसी में, यहाँ बनारस में भी थी, जौनपुर, कई शहरों में रही, उनकी लाइब्रेरी बड़ी रिच हुआ करती थी। अच्छा, जब आपकी शादी हो गई तो शादी के बाद भी आपका इंटरेस्ट साहित्य और रचनाओं और कथाओं की तरफ था? हाँ था। समय कैसे निकालती होंगी, क्योंकि एक व्यस्त हो जाती है महिला शादी के बाद? हाँ, तो और मैं पॉलिटेक्निक में लेक्चरर भी थी। मैंने वहाँ लेक्चरर, उत्तरकाशी में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहाँ भी मुझे लाइब्रेरी वहाँ भी मिली और वहाँ भी थोड़ा जो समय मिलता था तो मैं पढ़ती थी।
अच्छा, मतलब जॉब भी करती थी और घर भी देखती थी आप? बेटी को भी संभालती थी, बेटी भी थी उस समय मेरी। हाँ, बेटी का जन्म तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन क्योंकि उत्तरकाशी में उस समय हॉस्पिटल्स नहीं थे, लेकिन मैं उस समय जॉब कर रही थी वहाँ पर। तो ससुराल से जॉब करना अलाउड था? हाँ, सब लोग, ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग जॉब करने में तो थे, लेकिन ये था कि मेरे हस्बैंड भी वहीं पर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और मैं लेक्चरर थी। बाद में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई दिल्ली में। पहली पोस्टिंग करनाल थी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हुई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कई शहरों में, पहली करनाल में थी। तो हाँ, ये ज़माना आज की तरह नहीं था कि भाई गवर्नमेंट सर्विस मिल गई है तो रिज़ाइन। उसमें ये है कि परिवार को जो है वो प्रायोरिटी हुआ है। परिवार का भी काम करना है और बाहर का भी करना है। लेकिन वो संभव नहीं था, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों अलग अलग था। तो ये हुआ कि बाद वहाँ फैक्ट्री में भी जॉब मिल सकता है, तो ये सोच के, क्योंकि मेरी तो ऐसी एजुकेशन थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि बाद में करनाल में जब मैं गई तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना डांस स्कूल खोला, जिसका नाम मैंने रखा आम्रपाली। अच्छा, आपने अपने हॉबी को ही अपना बिजनेस बनाया? बिजनेस नहीं था, वो भी सिखाने का एक पैशन था, क्योंकि बच्चियाँ मोहल्ले की और आती, टैगोर इंटरनेशनल वहाँ, जहाँ की कल्पना चावला पढ़ी थी, और मुझे याद नहीं, हो सकता है कल्पना मेरी स्टूडेंट भी रही हो डांस। कल्पना चावला आपकी स्टूडेंट रही थी? वो भी वहीं पर मतलब वही उसी स्कूल की स्टूडेंट थी करनाल में। हाँ, जिसमें मैं कोचिंग करती थी, 2 महीने, मतलब 2 घंटे के लिए जाती थी। और ये सिलसिला ज़्यादा नहीं चल सका, क्योंकि फिर मेरे बेटे का जन्म होने वाला था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, मुझे स्कूल भी बंद करना पड़ा, कोचिंग भी, और उसके डांस करने से मना कर दिया कि ऐसी कंडीशन में डांस नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद मैं आ गई दिल्ली, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दिल्ली हो गई। दिल्ली में बेटा गोद में, बेटी बेटा दोनों, तो फिर कहीं और जॉब करना भी संभव नहीं था फैक्ट्री में, क्योंकि फैक्ट्री की तो जो लाइफ बिल्कुल अलग होती है, सुबह से शाम तक का। तो फिर घर में रहते थे, बेटा थोड़ा ज़्यादा टॉन्सिल का प्रॉब्लम था, बीमार रहता था, तो इस तरह से। लेकिन ये कि लेखन जो है, हाँ, चलता रहा। और बाद में ये वही मेरी कहानी जो मैंने बीएचयू के बैकग्राउंड पे लिखी थी, हॉस्टल के, कैक्टस भरी जिंदगी, वो हरिगंधा में प्रकाशित हुई। कैक्टस भरी जिंदगी आपने क्यों लिखी? क्या लगता है आपको कि उसमें क्या आपने अनुभव करके लिखा? नहीं, वो एक ऐसी घटना थी जिसने बीएचयू के बैकग्राउंड पे लिखी थी, हॉस्टल के, कैक्टस भरी जिंदगी, वो हरिगंधा में प्रकाशित हुई। कैक्टस भरी जिंदगी आपने क्यों लिखी? क्या लगता है आपको कि उसमें क्या आपने अनुभव करके लिखा? नहीं, वो एक ऐसी घटना थी जिसने मुझे प्रभावित किया था। वो क्या घटना थी? वो हॉस्टल की ही, हाँ, लड़कियों की उस तरह की एक घटना थी, तो जिससे वो मेरी कहानी आपको हैरानी हो गई कि 9वें संग्रह में जाके मैंने उसको दिया है। अभी जो भोपू बाजार उदास लड़की, उसमें वो कहानी आई है। प्रकाशित तो पहली कहानी हुई थी वो हरिगंधा में, लेकिन उसको हमने 9वें में दिया। क्यों? तो जैसा कि हमने सुना है कि आपकी कुछ कविताएं आज भी बच्चे कक्षा 8 की बुक्स में पढ़ते हैं। हाँ। वो कौन सी कविता? एनसीईआरटी की किताब बसंत भाग 3 में मेरी कविता पढ़ाई जा रही है, पिता के बाद, उसका शीर्षक है। 2 लाइन अगर आप और अब कोई ऐसी कविता जो आप से इंस्पायर्ड हो, महिलाएं, वो कुछ ऐसी कविता या गजल या जो भी आपने लिखा हो, वो आपके लैंग्वेज में कुछ अगर आप सुना पाएं तो। देखिए, मैं मुक्त छंद लिखती हूँ, तो मुक्त छंद में एक ये है कि वो मैं पढ़ देती हूँ अपनी कविता। ये महिलाओं के लिए ही है। लौट रहा है समय, औरत को लांघते रहे वेद मंत्र ऋचाएं, आकाश पाताल को बांधने वाली सभी आयतें। नदी ने पूछा पानी, औरत अंतर मन तक हुई रससिक्त। पेड़ों ने कहा हरापन, औरत की कोख में उग आया हरे अनंत का बीज। बौराई हवा ने किया आलिंगन, औरत स्पर्शों के उद्दीपन में भोर का पहला तारा हो उठी। चिड़ियों ने बांधा हट, उड़ उड़ कर घूमने लगी वृत्ताकार, औरत बहेलियों के सभी खेल बूझने लगी। बहुत खूब। लौट रहा है समय,
लौट रहा है समय पृथ्वी की ओर, औरत ने रख दी है हथेली सूरज के ऊपर। औरत ने रख दी है हथेली सूरज। समय जिस तरीके से बदल रहा है, उस समय को देखते हुए आपने ये छंद लिखे हुए हैं। ये कविता मुक्त छंद की मुक्त छंद, हाँ। औरत के ऊपर मतलब जिस तरीके से पुराने दौर की जो औरतें थी, वो अब के दौर की औरतों में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? पहले कितनी कठिनाई होती थी आपके ज़माने में, और अब क्या लगता है कितनी आसानी हो गई है चीज़ों को आगे बढ़ाने में? देखिए, आसानी भी हो गई है और मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि उस समय ये था कि बहुत ज़्यादा लोगों को टोका टोकी बहुत थी परिवारों में, और इस समय जो है उन लोगों को आज़ादी ज़्यादा मिल गई है, लेकिन जो बाहर का वातावरण है वो सुरक्षित नहीं है। हमारे समय में बाहर का वातावरण जो था, समाज का वातावरण, वो बहुत सुरक्षित और विश्वसनीय था। लेकिन आज आप देख रही हैं जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ख़ास तौर से हर उम्र की औरतों के साथ, तो इस तरह की घटनाएं कभी उस समय बहुत छुटपुट कभी हो जाती थी, इस तरह आज जो है वो ज़्यादा कठिनाइयाँ औरत के लिए बढ़ गई हैं। हाँ, ये है कि उनके कैरियर के लिए आज का समय बहुत अच्छा है, हम लोग ने बहुत संघर्ष किया है, तब हमारी बेटियों के लिए ये रास्ते खुले हैं। बिल्कुल, मतलब आपके संघर्ष ना होते तो आजकल की जो सुनीता विलियम जैसी लेडीज जो है वो बाहर अंतरिक्ष पे ना जा पाती। अच्छा मैम, आपको कई सारे पुस्तकों पर आपने शोध भी किया हुआ है। नहीं, मैंने नहीं शोध किया आपकी है। पुस्तकों पर शोध हुआ है, तो कौन कौन सी पुस्तकों पर शोध हुआ है? नहीं, मेरी कहानियों पे शोध मतलब समग्रता होता है, पूरे पर होता है, एक कवि किताब पर शोध नहीं होता है। हाँ, तो ये जैसे मेरी कहानियों पर शोध हुआ है, और जेएनयू में भी कंपैरेटिव तुलनात्मक भी हुआ है, और अकेला भी हुआ है, जो मैंगलोर में प्रोफेसर हैं उन्होंने मेरी कहानियों पर किया है, गुजरात में हुआ है, और इस तरह से कहानियों पर बहुत मेरी काम बहुत हुआ है। मेरी कहानियाँ मेरी मैंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जा रही हैं। बेंगलोर में पढ़ाई मैंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं। हाँ, आपने देश के साथ साथ विदेशों का भी दौरा किया हुआ है, क्या कुछ एक्सपीरियंस? तो बड़े लंबे 14 देशों में का भ्रमण किया है, और वो भी साहित्यिक यात्राएं थी। हाँ, साहित्यिक यात्राएं, मतलब कोई सेमिनार है या मुझे अवार्ड के लिए बुलाया गया है, इस तरह की। तो वो बहुत, अब 14 देशों का पूरा वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जो अनुभव हुआ कि हम जहाँ भी गए तो वहाँ हिंदी को लोग बड़े आदर और सम्मान से देख रहे थे, और जब जो लोग हिंदी के बीच अंग्रेज़ी का प्रयोग करते थे तो उन लोगों को, विदेशियों को, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं अगर हिंदी आप बोल रहे हैं तो हिंदी ही बोलिए, उस पे जैसे हम लोगों का आजकल टीवी वगैरह जब सब मिक्सा में इंग्लिश जो हो रहा है, तो वो जो है वो हमें खुद भी उससे सहमत नहीं है। और विदेश में भी हमने देखा कि अगर इस तरह का आपने कहीं भी बोला तो आपको शर्मिंदगी तुरंत टोक दिया जाता है, तो वो लोग टोक देते थे। आपने जो हिंदी के वहाँ प्रोफेसर्स हैं, वो जैसे हमारी जो और मरियोला वगैरह हैं वहाँ की, बड़ी उन्होंने बड़ा काम भी किया है, तो वो लोग तो तुरंत टोक देती थी। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में ही कीजिए, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही कीजिए। हाँ, मतलब हिंदी में आप बात करें तो हिंदी में ही करिए, ये बात है। हाँ, दूरदर्शन वगैरह पर भी आपके कई सारे आए हैं। हम फिल्म निर्माण से जुड़े रहे हैं दूरदर्शन के लिए। मैंने 11 फिल्मों का निर्माण किया, उनमें से कौन? जिसमें सबसे कमीशन फिल्म हमारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत चर्चित रही उस समय, जो है राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए रही उस समय, जो है राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए। और बाद में अभी डीडी भारती के लिए हमने बनाई चितवन की छाह, पंडित विद्यानिवास मिश्र के जीवन पर वो चित्र है, डीडी भारती का है। उसका सब पूरा परिकल्पना, आलेख और निर्देशन सब कुछ मैंने ही किया, लेकिन वो फिल्म और तो मेरा ही निर्माण था। आदिवासियों पे फिल्म बनाई मैंने, सिलवासा को सबसे पहले मैंने, दमन के पास सिलवासा है, सबसे पहले मैंने ही वहाँ पर फिल्म बनाई, एक्सपोज किया मैंने उसको। थॉट कहाँ से आए आपके पास कि अपने सिलवासा और आदिवासियों पर? आदिवासियों पर तो मेरी कविताएं भी हैं, तो मैंने तो विविध काम किए हैं।
एक पाठ समानांतरिक किताब है इसमें, जिसमें विविध यहाँ की काशी की विधवाओं पर भी बहुत है, संगीतकारों पर। तो इस तरह साहित्य की जो रचना होती है वो अपने नजरिए से लगभग हर उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है जो आगे तक उनके वजह से पहुंचे। अच्छा मैम, आजकल डिजिटल के दौर में कि मैंने पत्रकारिता भी की है और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मैं मेंबर रही हूँ। 14 साल मैंने जनसत्ता दिल्ली में लिखा है। तो जनसत्ता की मैं एम्प्लॉय तो नहीं थी, लेकिन उनके लिए रेगुलर लिख रही थी। तो इस वो लेखन ही आपके साहित्य में। हाँ, वो तो मेरा पूरा संग्रह है, उसमें सब उनके सारे लेख जो हैं, आलेख, फीचर सब उसमें मेरी किताब है उसमें। अगर आपने पत्रकारिता की है तो पिछले दौर में जिस तरीके से सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, आजकल डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आजकल लोग थोड़े से बुक्स या कहानियों से दूर हो गए हैं पढ़ने से, वो सिर्फ स्क्रीन पर ऑनलाइन आ रहे हैं। तो क्या लगता है एक वो ज़माना और इस ज़माने में कितना अंतर देखती हैं आप, और कहीं सा लुप्त हो रही है ये साहित्यिक पठनीयता खत्म है, लोगों के ज्ञान पर असर, नॉलेज खत्म हो रही है। जब आप पढ़ेंगे नहीं, पुस्तकों के बीच नहीं जाएंगे, तो आप जो कुछ भी होगा वो तुरंत तो आप चर्चा में आ जाएंगे। लेकिन जिसको कहते हैं ना सतत साधना, साहित्य क्यों है जो सतत साधना है, बड़ा निरंतर आपको साधना करनी पड़ती। आजकल अब लोगों का ये कि उतना धैर्य नहीं, तुरंत प्रसिद्ध हो जाए। तो ऐसी प्रसिद्धि जो है कुछ क्षणिक होती है, आपका बहुत दूर चलने वाली ऐसी नहीं होती है। उस पठनीयता बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देशी अपना भी साहित्य पढ़िए, विदेशों का भी साहित्य पढ़िए, और उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो नवरात्रि के मौके पे हमारी महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहती हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? महिलाएं तो मैं बिल्कुल संदेश देना चाहती हूँ कि एक नारीवादी चिंतक हैं हेलेन सक्सेस, जिन्होंने कहा है कि मैं दादी भी हूँ, नानी भी हूँ, पत्नी भी हूँ, और विभिन्न भूमिकाएं निभा रही हूँ, सामाजिक भी, लेकिन सबसे पहले मैं औरत हूँ। तो हर औरत को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सबसे पहली पहचान जो है औरत है, उसकी अपनी अस्मिता है। तो उसे अपनी उस ओर भी उसका ध्यान होना चाहिए कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास किस तरह से करे, और जो भी उसकी रुचियां हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग लिखें ही। अगर आप अच्छा भोजन बना रही हैं तो आजकल तो बड़े चैनल्स हैं, आप उसमें यूट्यूब में तरह तरह के उसमें भी आप आगे अपना आपकी जो हॉबी है आप उसमें आगे कर सकती हैं। तो और दूसरा एक बात यह है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दीजिए। हमारे भारत में महिलाएं जो है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है, मानसिक और शारीरिक रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जी, आप हमारे साथ थी। आपने हमारे चैनल को और हमारे महिलाएं जो देख रही हैं उनको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए। आगे भी कई मुद्दों पर आपसे बात करने के लिए फिर से जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर मुक्ता जी हमारे साथ थी और उन्होंने कई सारे टिप्स दिए, अपने जीवन की कई सारी गाथाएं, कई सारे कहाँ से कहाँ तक वो कैसे पहुंची, उन्होंने पूरे चीज़ों को बताया। तो ऐसे ही कहानियाँ, ऐसे ही नए एपिसोड के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मैं हूँ आपके साथ खुशरंग हिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। जय देश। ये नागरिक वो अंदर तो जगह नहीं है ना, तो फिर उसी में सब आप रिलेटेड आपको मिले हुए